नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हमारे अतीत यह पुस्तक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री कक्षा 6 हमारे अतीत यह पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ्य पुस्तक का एक चैप्टर है आरंभिक नगर। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 हमारे अतीत पाठ्य पुस्तक है। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो आज इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। एक ही वीडियो में यह पूरा चैप्टर मैं समझा दूंगा और यह बात आप अच्छे तरह से समझ लीजिए कि यह चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट अब आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है। एनसीईआरटी क्यों जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? यूपीएससी के लिए, पीसीएस की परीक्षाओं के लिए, यूजीसी नेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी के लिए और अब तो बीपीएससी जूनियर एसएसटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यह जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, यह बीपीएससी जूनियर की परीक्षा होने वाली है। नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, आवेदन हो रहा है। और बीपीएससी जूनियर के लिए कक्षा 6 से 8 सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो 6, 7, 8 आपको सोशल सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड करना होगा। तो कक्षा 6, 7, 8 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री में कंप्लीट करा रहा हूं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जूनियर के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 1499 का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोगों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा, 2500 एमसीक्यू मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, वन लाइनर सीरीज मिलेगा और ऐसे इस तरह के सारे क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे। जो भी लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। आरंभिक नगर, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। आरंभिक नगर, नगर को समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं। एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे, बहुत बड़े इतिहासकार थे, पश्चिमी इतिहासकार थे, गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने कहा कि विश्व की जो पहली नगरीय क्रांति है वह सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय क्रांति, मतलब यह जो चैप्टर है आरंभिक नगर के बारे में है, मतलब विश्व की प्रथम नगर के बारे में है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता न होकर आरंभिक नगर इसलिए रखा गया क्योंकि नगरों का प्रारंभ यहां से हुआ था। यह विश्व की पहली नगरीय क्रांति थी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो आज हम हड़प्पा की ही कहानी देखेंगे, हड़प्पा के बारे में ही जानेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहला जो अवशेष पाया गया था, इस सभ्यता में जो सबसे पहला अवशेष पाया गया था वह हड़प्पा का ही पाया गया था। हड़प्पा नामक स्थल पर ही पाया गया था। इसलिए इस समूचे सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि प्रथम साक्ष्य जो मिले थे वह हड़प्पा से ही मिले थे। ठीक है। और हड़प्पा है कहाँ? हड़प्पा इस समय अगर देखा जाए तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के साहिवाल जिले में, पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में हड़प्पा है। ठीक है। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। देखिए, मैं इस चैप्टर में कुछ अलग से जानकारी मैं नहीं दूंगा, हालांकि यह अलग से जानकारी मैं दे रहा हूं लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैं पूरा चैप्टर में जो चीजें हैं बस वही मैं बताऊंगा, अलग से कुछ नहीं बताने वाला। लेकिन यह थोड़ा सा आधारभूत तथ्य था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है, रावी नदी किनारे। देखिए, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कब? लगभग 150 साल पहले। और यह वाकया है, और यह आपका वाकया है 1800, और यह वाकया आपका 1856 के करीब का है। ठीक है। जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। ठीक है। हड़प्पा का कुछ साक्ष्य मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में है हड़प्पा। ठीक है। तो यह सिंधु नदी के किनारे, देखिए हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता है। मतलब पूरी हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। और ये सभ्यता कितनी साल पुरानी है? लगभग 4700 वर्ष पुरानी यह सभ्यता है। लगभग इस सभ्यता का जो कालखंड माना गया है वह 2350 से लेकर 1750 बीसी तक यह सभ्यता जो थी अपनी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है। अपनी उन्नत अवस्था में थी 2350 से लेकर 1750 तक। ठीक है। तो इस सभ्यता के जो पहले अवशेष सुनने में आए, देखने में आए, वह तब आए जब इंजीनियर के द्वारा हड़प्पा मतलब कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पाकिस्तान के पंजाब में, तब वहां पर हड़प्पा जैसा पूरा स्थल मिला।
ठीक है। और यह सभ्यता कितनी पुरानी है? 4700 साल पहले यह सभ्यता विकसित हुई थी। 2350 से लेकर 1750 के काल के बीच में यह सभ्यता अपने उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। हड़प्पा नगर की विशेषताएं देख लेते हैं। यह हड़प्पा नगर है, हड़प्पा नगर है, ये देख लीजिए। यह हड़प्पा नगर का पूरा नक्शा आप लोग के सामने लाया हूं, ठीक है। हड़प्पा नगर, हड़प्पा जो नगर है, देखिए हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा नगर का मतलब सिर्फ हड़प्पा नगर की बात नहीं हो रही है, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की बात हो रही है, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते थे ना, वह दो भागों में विभक्त थे। जैसे मान लीजिए यह जो है, यह जो मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, यह सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का मैप है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर का मैप है और विशेष रूप से यह हड़प्पा के नगर का मैप है, नक्शा है, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि सभी नगरों की बात कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था कि नगर जो था वह दो भागों में विभक्त था। जैसे यह भाग आप लोग देख रहे हैं, यह जो भाग, यह भाग है पहला नगर, और यह है मतलब नगर का दूसरा भाग, और यह नगर का पहला भाग, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे ना, वह दो भागों में विभक्त थे। देखिए नगर दुर्ग, यह जो है आपका, यह जो हिस्सा है इसे नगर दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। अब नगर दुर्ग के बारे में देख लीजिए। यह पश्चिमी भाग था, ठीक है। यह जो भाग था पश्चिमी भाग था और यह ऊंचाई पर बना था। तो इसकी खासियत क्या थी नगर दुर्ग की, कि यह भाग जो था वो पश्चिम में था और यह ऊंचाई पर बना था और अपेक्षाकृत छोटा था। तो देखिए यह ऊंचाई पर बना है और छोटा है, छोटा है, छोटा है, ठीक है। और यह पश्चिमी भाग है, ठीक है। और दूसरा भाग जो था नगर का, जो दूसरा भाग था उसे निचला नगर कहते हैं, और यह पूर्वी भाग था, यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से में बना हुआ था और यह बड़ा भाग था। यह क्षेत्रफल में क्या था, बड़ा भाग था, ठीक है। और दोनों हिस्सों की चार दीवारी, निचले नगर की भी और दुर्ग का भी, दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनाई थी। दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी की गई थी, दोनों नगर के जो दोनों भाग से, दुर्ग और निचला नगर, इन दोनों की चार दीवारी की गई थी। और किससे की गई थी, पक्की ईंटों से की गई थी। निचला नगर क्षेत्रफल में ज्यादा था, ठीक है, और निचले हिस्से पर था और पूर्वी भाग में था। और नगर दुर्ग जो था वो पश्चिमी भाग में था और ऊंचाई पर स्थित था। तो यह नगरों की मतलब नगर की विशेषता है कि नगर जो है दो भागों में विभक्त है, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर जो है जो पश्चिमी नगर है वो ऊंचाई पर बना है और अपेक्षाकृत छोटा है, ठीक है। और निचला नगर पूर्वी हिस्सा में है, ठीक है। और इन दोनों की जो चार दीवारी है वो पक्की ईंटों की बनाई गई है। तो हड़प्पा नगर की यह विशेषता आधारभूत विशेषता है और मैंने मैप के माध्यम से अच्छे से इसे आपको बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा, तो यह प्रश्न आता है कि हड़प्पा नगर कितने भागों में विभक्त था। तो हड़प्पा नगर दो भागों में विभक्त था, निचला नगर और दुर्ग, ठीक है। दुर्ग जो था वो पश्चिम में था, ऊंचाई पर बना था। इस पर नगर के जो संभ्रांत लोग रहते थे वह लोग रहते थे, नगर के जो बड़े बड़े लोग रहते थे ना वह दुर्ग वाले हिस्से में रहते थे, ठीक है। निचला नगर जो था वो निचले इलाके में था, क्षेत्रफल में बड़ा था, यहाँ आम जनता वास करती थी, ठीक है। और ये पूर्वी भाग में था और दोनों हिस्से जो थे, दुर्ग और निचला नगर दोनों हिस्से जो थे उनको चार दीवारी से ढका गया था, मतलब दोनों हिस्सों की चार दीवारी की गई थी, ठीक है, सुरक्षा के लिए। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे नगर की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो यह देखिए, मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है। यह भी आपका पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के किस प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो है, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो है। और किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है, ठीक है। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, ठीक है। यह आप लोग देख सकते हैं, इसका फोटो बना हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे आता है कि स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो स्नानागार के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब देखिए स्नानागार की विशेषता देख लीजिए। इस नगर में विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार जो है वह ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है। यह स्नानागार कैसे बना है, ईंट और प्लास्टर से बना है, ठीक है। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। ये पूरा जो स्नानागार है वह ईंट से बना है और प्लास्टर से बना है। और प्लास्टर में पानी का रिसाव रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो चारकोल का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में आ सकता है
कि किसका प्रयोग किया गया है? पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया गया है। और जो स्नानागार है किस हड़प्पा के किस नगर में है? तो मोहनजोदड़ो में है। ठीक है। अब देखिए यह जो स्नानागार है इसकी अलग यह विशेषता भी देख रहे हैं और यह चित्र भी बना दिया हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। यह आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये सीढ़ी आप लोग को दिख रही है ना, दोनों तरफ से उतरने, यहाँ पर भी सीढ़ी दिख रही है ना, दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए क्या थी? सीढ़ियां बनाई गई हैं। और चारों तरफ क्या थे? चारों तरफ कमरे थे। चारों तरफ क्या थे? चारों तरफ कमरे थे। ठीक है। और कमरे किस लिए बनाए गए थे? भाई सरोवर के चारों ओर कमरे हैं और दोनों तरफ से उतरने की सीढ़ियां हैं, ताकि जो सीढ़ियों से उतर कर स्नान करें और फिर कमरे में जाकर चेंजिंग रूम था, समझ लीजिए चेंजिंग रूम था। ठीक है। तो चारों ओर कमरे बनाए गए थे और दोनों तरफ से क्या थी? सीढ़ियां थी। ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड के साथ कहां से मिले हैं? कालीबंगा से और लोथल से। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? भंडारगिरी। भंडारगिरी मतलब अन्नागार। अन्नागार का साक्ष्य कहां से मिला है? मैं आपको बता दूं, हड़प्पा से मिला है। और उसके अलावा क्या कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके अलावा कहां से मिला है? उसके अलावा लोथल से मिला है। देखिए 3 जगहों से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। अष्टानागार का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से, तीनों जगहों से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। तो यह विशाल स्नानागार आप लोगों ने देखा, इसकी विशेषता भी आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है। आगे की चीज देखेंगे, भवन, नाले और सड़कें। ठीक है। भवन, नाले और सड़कें। कौन से भवन और नाले और सड़कों की बात कर रहा हूं? अरे यार सिंधु घाटी सभ्यता के ही भवन और नाले। उस समय मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो भवन है वह कैसे हैं, घर कैसे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सुनियोजित सभ्यता थी। तो वहाँ नाली नाले तो रहेंगे, तो नाले कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी थी, कितनी लंबी चौड़ी थी, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए देखिए कक्षा 6 का चैप्टर है, तो यह उम्मीद मत करिए कि इसमें बहुत ब्रॉड तरीके से बताया गया है। चैप्टर में जो कुछ है मैं वही बताऊंगा, उससे बहुत बड़ा विद्वान बनने न बनने की कोशिश करूंगा और न बनाने की कोशिश करूंगा। चैप्टर को क्लोज कराना है। ठीक है। चैप्टर को पूरा करना है और चैप्टर में से ही जाएगा, अलग से कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के भवन कैसे थे, नाले कैसे थे और सड़क कैसे थे। मैं यहाँ पर 2 चित्र दिया हूँ, यह आप लोग देख सकते हैं। यह जो डायग्राम है आपका, 1 मिनट, देखिए यह जो आपका डायग्राम है, यह जो चित्र है बना हुआ है, ये क्या है? यह सिंधु घाटी सभ्यता के भवन का चित्र है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर है ना, नगरों में जो घर है उसका चित्र बना हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वह 1 मंजिला भी थे, 2 मंजिला भी थे। मकान कच्ची ईंट के भी बनाए जाते थे, पक्की ईंट के बनाए जाते थे, लेकिन पक्की ईंटों के मकान ही बहुतायत में थे। 95, 90, 99% पक्की ईंटों के ही मकान देखे गए हैं और माने गए हैं। ठीक है। और मकान जो थे उसमें सीढ़ियां थी, मकान में कुएं हुआ करते थे। सीढ़ियां, कमरे, कुएं, इसका साक्ष्य मिला है। ठीक है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह जो है, यह आपका क्या है? यह आपका क्या है? यह आपका वही है सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क। यह सड़कों का साक्ष्य है, देख सकते हैं ना। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें हैं। ठीक है। सड़कें हैं। ठीक है। और यह क्या है? घर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखते हैं कि नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। ठीक है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी देखते हैं कई जगह, तो आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो बीच में आंगन रहता है और चारों ओर क्या रहते हैं? कमरे रहते हैं। ठीक है। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में भी घर जो थे 1 या 2 मंजिला होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। ठीक है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। एक अलग स्नान घर होता था। ठीक है। हर घर में क्या होता था? एक स्नान घर होता था। हर घर में आपका कुआं होता था। हर घर में सीढ़ियां होती थी। ये सब कुछ होता था। देखिए अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर था तथा कुछ घरों में कुएं भी होते थे और कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं। अब नाले का साक्ष्य आपको बता दूं, इस समय क्या होता है, थोड़ा आप जहां भी रहते हो नाली नाला होगा ना, थोड़ा गौर करिएगा कि आपके आसपास जो नाला है, नाले हैं,
छोटे नाले, ठीक है, वह क्या ढके हुए हैं या फिर खुले हुए हैं? तो अक्सर कहीं-कहीं ढका हुआ होता है और कहीं से खुला होता है। शहरों में आमतौर पर ढका होता है सड़कों के किनारे, ठीक है। लेकिन कई जगह खुला होता था, ठीक है। तो अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, कुछ घरों में कुएँ भी होते थे और नगरों में जो नाले होते थे ना, वह ढके हुए होते थे। अब देखिए प्रश्न आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाले होते थे, वह ढके होते थे या खुले होते थे? तो ध्यान में रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो नाले होते थे, वह ढके होते थे, ठीक है। जल निकास प्रणाली काफ़ी विकसित थी। अब देखिए नाले ढके हैं तो इसका मतलब विकसित है ना। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से किया गया था। ठीक है? और यह नालों का चित्र और यह आपका यह भवन का चित्र घर का। ठीक है? नगरीय जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय जीवन कैसा था? तो देखिए हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी यार। अरे बढ़िया नगर था, खूब हलचल रहेगी। देखिए हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगर में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे। अरे यार सब लोग, कोई बढ़ई था, कोई राजगीर था, कोई पेंटर था, कोई हलवाई था, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। ठीक है, हलचल रहा करती थी। सोच लीजिए आज से 4000 5000 वर्ष पहले हमारे वहां मेट्रोपॉलिटन सिटी रहा करता था। यह गर्व का विषय है। ठीक है, यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने और चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर सोना, चांदी, हाथी दांत, ठीक है, मनके के आभूषण मिले हैं, गहने मिले हैं, ज्वेलरियां मिली हैं। ठीक है। लिपिक, लिपिक का मतलब क्या होता है भैया? लिपिक का मतलब कलर होता है। लिपिक का मतलब कलर होता है। कलर का शुद्ध हिंदी रूपांतरण होता है लिपिक। ठीक है। तो कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। मोहर, मोहर चला करता था। ठीक है, उस पर कुछ लोग लिखा करते थे। ठीक है, और यह लिखने का काम कौन करता था? लिपिक करते थे, कलर करते थे। ठीक है, तो कुछ लोग शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। तांबे और कांसे की, अब देखिए तांबा और कांसा जो दो धातुएं हैं। अच्छा तांबा अलग धातु है लेकिन कांसा एक अलग धातु है। कांसा जो कैसे बनाया जाता है? कांसा जो बनाया जाता है तांबा और टीन, तांबा और टीन मिलाकर क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग इसे। ठीक है, तो तांबे और कांसे के क्या बनाए जाते थे? औजार बनते थे, हथियार भी बनते थे यार, बर्तन भी बनाए जाते थे। औजार, हथियार, बर्तन बनाए जाते थे किससे? गहने नहीं बनाए जाते थे लेकिन औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे तांबे और कांसे से। ठीक है, चांदी और सोने से क्या बनाए जाते थे? गहने बनाए जाते थे। अरे अब बर्तन भी बनाते थे, इतना चांदी होता था कि बर्तन भी लोग बनाते थे। सोने और चांदी से गहने भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे। देखिए बाट, बाट बाट यहाँ पर देखिए ये है बाट। बाट का प्रयोग कैसे होता था? बाट का प्रयोग सामान तोलने के लिए होता था। सामान को तोलने के लिए बाट का प्रयोग होता था। बाट जिस पत्थर का बनता था वह चर्ट पत्थर था। चर्ट पत्थर। बाट किस पत्थर से बनता था? चर्ट पत्थर से बनता था। ठीक है, मुलायम पत्थर होता था। ये देखिए चर्ट पत्थर है, चर्ट पत्थर से ही बाट बनते थे। ठीक है। मनके, अब मनका क्या है? मनका मतलब ये मनका, मनका मतलब मनका पहनने वाला माला होता था यार, जो रंगीन पत्थरों से बनता था, इसे हम मनका बोलते हैं। ये देखिए मलक मनका, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ही प्रमाण है, साक्ष्य हैं जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये मनका जो बनता था ये किस पत्थर से बनता था? तो यह देख लीजिए कार्नेलियन पत्थर से मनका बनता था। और बाट कैसे बनता था? चर्ट पत्थर से बनता था। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहर भी बनाते थे। पत्थर की क्या बनाते थे? मुहर बनाते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा के साक्ष्य देखिए। यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है? ये बाट है, सामान तोलने वाला बाट है, जो किसका बनाया गया है? चर्ट पत्थर का बनाया गया है। ठीक है, यह देखिए यह हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन आप लोग देख रहे हैं। सुराही है, गिलास है, कटोरा है, ये सब मिट्टी के बर्तन है। मृदभांड बोला जाता है इनको। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं मनका है। ये मनका के साक्ष्य मिले हैं। मनका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है यार, लोथल से मिला है और चन्हू दड़ों से मिला है। आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ये क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता के हथियार है। ये सभी हथियार है, देख सकते हैं, ये सभी हथियार है सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, फेयांस, फेयांस क्या है? फ्यांस, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत प्रचलन में था फ्यांस। तो देखिए फ्यांस जो था बनाया जाता था बालू या स्फटिक की पत्थरों के चूर्ण को, रंगीन पत्थरों के चूर्ण को। रंगीन स्फटिक का मतलब पत्थर। ठीक है, एक रंगीन पत्थर होता था। तो बालू और स्फटिक, देखिए 1 मिनट, देखिए
फेयांस क्या होता था? बालू या स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। ठीक है, बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। क्या? फेयांस। फेयांस तैयार किया जाता था। ठीक है, फेयांस तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर फेयांस तैयार किया जाता था और उससे क्या बनाया जाता था? यही गहने बनाए जाते थे यार, यही गहने बनाए जाते थे। देख रहे हैं, ये सभी फेयांस के ही गहने बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर का चूरन है, अगर आप उसे गोंद में मिला दीजिए तो कुछ भी चीजें बनाए बनाई जा सकती है। ठीक है, उसे ही फेयांस कहते हैं। ये सब फेयांस आप लोग देख रहे हैं। यह एक मूर्ति है जिसमें एक स्त्री फेयांस का गहना पहनी है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा में कपास की खेती, हड़प्पा में कपास की खेती होती थी, बहुत ही अच्छी खेती होती थी हड़प्पा में कपास की। और आपको बता दूं, पूरे विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहीं हुई है तो वो हमारे देश भारत में हुई है। और कहाँ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। मेहरगढ़ में इतना कपास पैदा होता था, इतना कपास पैदा होता था कि उस कपास का क्या होता था? निर्यात हो जाता था, उस कपास का निर्यात होता था। और मेसोपोटामिया के लोग, कपास का निर्यात जब मेसोपोटामिया में होता था तो कपास को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। सिंडन कहते थे, कपास को सिंडन कहते थे। क्यों सिंडन कहते थे? क्योंकि ये सिंधु देश से आता था, सिंधु से आता था, इसलिए इसका नाम ही सिंडन पड़ गया। मेसोपोटामिया के लोग इसे सिंडन कहा करते थे क्योंकि ये कहाँ से आता था? सिंध से आता था। ठीक है, 7,000 साल पहले हमारे देश में कपास की खेती प्रारंभ हुई थी। कहाँ? मेहरगढ़ में। ठीक है, अब देखिए कपास जो होता है प्राकृतिक रूप से मिलता है और किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। यह कपास का फसल आप लोग देख सकते हैं। तो कपास की खेती मेहरगढ़ में लगभग 7,000 साल पहले हुई थी और कपास को मेसोपोटामिया के लोग सिंडन कहा करते थे। अब कपास का पैदावार होने लगा तो सूती वस्त्र का पैदावार, सूती वस्त्र बनने लगे, लोग सूती वस्त्र पहनने लगे। ठीक है, कच्चे माल का आयात। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, पूरी तरह से आत्मनिर्भर तो थे नहीं। कुछ वस्तुएं उनको निर्यात करनी थी और कुछ वस्तुओं का आयात भी करना था। कुछ वस्तुओं की कमी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको आयात करना पड़ता था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा मंगाते थे राजस्थान और ओमान से। तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान और ओमान से। सोना कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक से, मतलब दक्षिणी भारत से सोने का क्या होता था? आयात होता था। टीन कहाँ से मंगाते थे? टीन मंगाते थे ईरान से। टीन मंगाते थे ईरान से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाते थे? बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे गुजरात से। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से बहुमूल्य पत्थर का आयात किया जाता था। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन क्या करते थे? तो हड़प्पाई लोग देखिए जानवर पालते थे, जानवर को पालते थे और अनाज को उगाते थे हड़प्पा के लोग। ठीक है, यहाँ लोग गेहूं, जौ, धान, मटर, तिल, सरसों आदि उगाते थे। ठीक है, जुताई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? हल का प्रयोग किया जाता था। और जो हल होते थे वो किसके होते थे? लकड़ी के हल, लकड़ी के बने हलों का प्रयोग होता था। ध्यान रखिएगा, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि लोहे तो थे नहीं। लोहे की खोज कब हुई थी? 800 बीसी में हुई थी। ठीक है, तो 800 बीसी में लोहे की खोज होती है, तब लोहे के हल बनते हैं। उसके पहले लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता था, मतलब सिंचाई के लिए जल का संचय किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे पशुपालन एवं आखेट। तो देखिए हड़प्पा के लोग बहुत सारे पशुओं को पालते थे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि हड़प्पा के लोग पालते थे। ठीक है, मछलियां पकड़ते थे और मछलियों का भोजन करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख वहाँ के लोगों का मनोरंजन भी था मछलियों को पकड़ना, मछलियों का शिकार करना, जाल में फंसाना और उसे खाना। ठीक है, तो मछली को खाते थे, मछली पकड़ते थे और साथ ही साथ वह शिकार किसका करते थे? हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे और उसको खाते थे। और पशुपालन करते थे, गाय, बैल, भैंस, बड़, भेड़, बकरी आदि को पालते थे। ठीक है, अब देखिए धौलावीरा। धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। अब धौलावीरा के बारे में आपको बताते हैं। तो एक चीज आपको बताते हैं कि जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर दो भागों में बटे हुए थे। ठीक है, दो भाग में बटे हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी जो भी नगर हैं। ठीक है, वह दो भागों में विभक्त थे, एक उच्च नगर और एक निचला नगर। उच्च नगर को नगर दुर्ग कहा जाता था और निचला नगर एक था। ठीक है, तो उच्च नगर में दुर्ग वाले क्षेत्र में समाज के जो सम्रांत लोग रहते थे और निचले नगर में आम जनता वास करती थी। दुर्ग नगर जो था क्षेत्रफल में छोटा था। ठीक है, यही सब था। तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बाकी नगर दो भागों में विभक्त थे, एक उच्च नगर एक निचला नगर, वहीं धौलावीरा वह क्षेत्र था
जहाँ तीन भागों में पूरा नगर विभाजित था। तो देखिए धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था, उच्च नगर, मध्यम नगर और फिर निचला नगर, ऐसे था। तो देखिए धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है गुजरात में, गुजरात के खादरी बेट के किनारे धौलावीरा है। मतलब गुजरात में खंबात की खाड़ी के निकट आपका धौलावीरा है। ठीक है, इस नगर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। देखिए एक आपका उच्च नगर है, फिर आपका मध्यम नगर है और फिर आपका निचला नगर है। ठीक है, ऐसे है। और मैंने विशेषता तो बता ही दिया है कि निचला नगर क्षेत्रफल में बड़ा है, आम जनता वास करती है। ठीक है, और नगर दुर्ग जो है यह क्षेत्रफल में छोटा है, ऊंचाई वाले स्थान पे है और पश्चिमी भाग में है और इस यहाँ संभ्रांत जनता वास करती है। तो आमतौर पर बाकी नगर जो थे वह 2 भागों में विभक्त थे, उच्च नगर और निचला नगर। वहीं धौलावीरा जो है वह 3 भागों में विभक्त था, मतलब बीच में एक मध्यम नगर भी था। ठीक है, तो धौलावीरा जो नगर है वह 3 भागों में बटा हुआ है। हर हिस्से के चारों ओर, अब देखिए जो 3 भागों में बटा हुआ है तो हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, मतलब किलेबंदी तीनों भागों में की गई है। धौलावीरा में भी इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और तीनों भागों में अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। और एक जगह धौलावीरा में एक खुला मैदान है, एक जगह जगह क्या है, खुला मैदान है जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। मतलब ये जो खुला हुआ क्षेत्र है यह स्टेडियम है। ठीक है, यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम होता था और हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। मतलब हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। यह देख सकते हैं, यह जो क्षेत्र है स्टेडियम, तो धौलावीरा से यह एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक मैदान मिला है और इसे हम स्टेडियम बोलते हैं। यह है स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। यह देखिए विशाल स्टेडियम है, यह आपका धौलावीरा से मिला है। और हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को लकड़ी में खोदा गया था। लकड़ी हो सकता है कि समय के कालचक्र में लकड़ी सड़ गल गई थी। तो 10 अक्षरों वाला एक शिलालेख मिला है। ये कहाँ से मिला है 10 अक्षरों वाला शिलालेख? यह भी आपका धौलावीरा से मिला है। तो धौलावीरा से 2 बड़ी चीजें मिली हैं, 10 अक्षरों का शिलालेख और एक स्टेडियम का साक्ष्य। ठीक है, तो यह बातें ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अन्य विशेषता तो आप लोग को बताया हूँ कि धौलावीरा जो है 3 भागों में विभक्त था, उच्च नगर, मध्यम नगर और निचला नगर, और तीनों भागों की अपनी किलेबंदी थी। ठीक है, आगे देखिएगा लोथल नगर के बारे में देखेंगे। तो लोथल नगर जो है वहां से क्या मिला है? वहां से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल नगर से मिला है। यह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बंदरगाह का चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो यह लोथल नगर भी जो है खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की भोगवा उपनदी के किनारे बसा है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, भोगवा किसकी सहायक नदी है? तो यह साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा। ठीक है, और उसके किनारे है लोथल। लोथल से क्या मिला है? लोथल से शंख मिला है, मुहरें मिली हैं, मुद्रांकन या मुहरबंदी, भंडार गृह आदि मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। और यह लोथल से एक मुहर मिली है और यह मुहर जो है फारस की मुहर है। फारस की मुहर है जो आपकी लोथल से मिली हुई है। यह आपको गोलाकार मुहर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यह पक्की मिट्टी की जहाज की आकृति वाली मुहर मिली है। यह भी आपके लोथल से मिली है। तो 2 चीजें आपकी मिली है। नाव की आकृति वाली मुहर कहाँ से मिली है? तो लोथल से मिली है। इससे यह अंदाजा लग गया कि लोथल जो था वहां पर बंदरगाह था और वहां से सामानों का क्या होता था? आयात और निर्यात होता था। तो यह 2 मुहर लोथल से मिली हुई है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखेंगे हड़प्पा के पतन के कारण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो देखिए कुछ विद्वानों ने माना कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसलिए हो गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नदियां थी, जो भी नदियां थी वह नदियां सूख गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कुछ समय के लिए सूख गई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसलिए हो गया कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बाढ़ आ गई थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। कुछ लोग यह मानते हैं कि चारागाह समाप्त हो गया, ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। और कुछ लोग यह मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शासन करने वाले जो शासक वर्ग थे उनका नियंत्रण समाप्त हो गया और आपस में युद्ध होने लगे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। तो देखिए कितना कम समय में और बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छे तरीके से यह पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो गया।
और यह आपका आरंभिक नगर से संबंधित यह आपका पूरा चैप्टर है। और इसी तरह की देखिए कितना बढ़िया आप लोग का पीपीटी नोट्स है, और ऐसे ही सारे के सारे नोट्स आप लोग को दिए जाएंगे। ऐसे ही सारे के सारे नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा हिस्ट्री का नोट्स मिलेगा, और पूरी आपको पावर पॉइंट नोट्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, वन लाइनर्स नोट्स भी मिलेंगे, और पूरा लेक्चर्स वीडियो मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276। ठीक है, और 1499 रुपये इसकी फीस रखी गई है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।